हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की इस क्लास में डिस्कस करेंगे उदारीकरण। आज का हमारा टॉपिक है उदारीकरण। ये क्वेश्चन रहेगा, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि उदारीकरण होता क्या है। उदारीकरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था पर प्रशासनिक नियंत्रण को धीरे धीरे शिथिल करते हुए अंत में उन्हें समाप्त कर देने से है। यह आर्थिक कार्यकरण में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध है। यह विरोध मूलतः दो मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, सरकारी हस्तक्षेप प्रतियोगिता को कुंठित करता है, कुशलता को घटाता है और उत्पादन लागतों को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरे, सरकारी नियंत्रणों के कारण संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता, जिससे मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से उत्पादन पिछड़ जाता है। भारत में यह प्रक्रिया सन 1991 से अपनाई जा रही है। सन 1991 में ही नई आर्थिक सुधार नीति, नई औद्योगिक नीति का सूत्रपात हुआ था। देश बहुत ही घाटे की अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था और उस समय पर सरकार के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सरकार ने नई आर्थिक सुधार नीति को लागू किया और उसके आधार पर विकास को आगे बढ़ाया गया। तो देखिए, उदारीकरण का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कुछ संस्थान सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, जैसे कि कुछ विद्यालय हैं सरकारी होते हैं और कुछ प्राइवेट होते हैं। तो ये देखने में आया कि जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, संस्थान हैं, उनमें कार्य उतनी प्रगति से नहीं हो पा रहा है जितना कि प्राइवेट संस्थानों में कार्य हो रहा है। जो प्रोडक्शन सरकारी उद्योगों में नहीं हो पा रही है, जबकि उससे ज़्यादा प्राइवेट संस्थानों में हो रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि सरकारी तंत्र के अंतर्गत जो संस्थान चल रहे हैं उनमें लोग निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। अर्थात सरकार ने उसमें हस्तक्षेप बंद कर दिया, अपना जो प्रशासनिक नियंत्रण उससे हटा लिया। तो ये उदारीकरण कहलाता है। अर्थात कोई चीज़ जो कि वर्षों से सरकारी तंत्र के नियंत्रण में हो और सरकारी तंत्र उसे किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दे, यही उदारीकरण है। यानी सरकारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करना, निजीकरण करना, ये उदारीकरण कहलाता है। इसके बाद भारत में 1991 ईस्वी से पहले जो अर्थव्यवस्था थी उस पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगे हुए थे।
जैसे उद्योग अगर किसी ने चलाना है तो लाइसेंस व्यवस्था थी, अगर कोई चीज़ कहीं से बाहर से मंगानी है उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता थी, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, बड़े घरानों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध आदि। इन नियंत्रणों के कारण नए उद्योगों की स्थापना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब तथा अकुशलता में वृद्धि हुई तथा आर्थिक प्रगति की दर कम हो गई। अतः सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, अर्थात प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। उदारीकरण के उपाय क्या क्या थे जो कि सरकार ने लागू किए? उनमें सबसे पहला है लाइसेंस अथवा पंजीकरण की समाप्ति। नई औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार सरकार ने नियंत्रण के स्थान पर उदारवादी नीति अपनाई। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को 17 से कम करके वर्तमान में केवल 2 तक लाया गया। इसके अतिरिक्त केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। यानी लोगों को सरकारी तंत्र के चक्कर काटने पड़ते थे, लाइसेंस लेने पड़ते थे, उससे उनको मुक्त कर दिया। और आज केवल 6 ऐसे उद्योग हैं जिसमें कि लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसे शराब है, सिगरेट है, रक्षा उपकरण है, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन जो केमिकल्स होते हैं, इसके अलावा औषधियाँ जो मेडिसिन हैं, इनके लिए केवल लाइसेंस की आवश्यकता है। दूसरा, एकाधिकारी कानून से छूट। अब MRTP फर्म की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। अब इन फर्मों को अपना विस्तार करने की आज़ादी मिल गई। निर्धारित पूंजी निवेश सीमा भी समाप्त कर दी गई। यानी अब कोई भी चीज़ किसी के एकाधिकार में नहीं रही है। तीसरा, विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत अब उद्योगों को अपना विस्तार तथा उत्पादन करने की पूर्ण आज़ादी है। अब उत्पादक बाजार की मांग के आधार पर यह निर्णय भी ले सकते हैं कि उन्हें कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है। कोई भी बात उनके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, बल्कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी उन्हें सुलभ लगे उसका चुनाव कर सकते हैं। चौथा, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि। लघु उद्योगों की निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है ताकि वे अपना आधुनिकीकरण कर सकें। उस समय 1 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन अब 5 करोड़ कर दिया गया है। 1991 में 1 करोड़ कर दिया गया था। जो छोटे छोटी इंडस्ट्री हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, वो इतना पैसा यानी इतना 1 करोड़ तक की अमाउंट का कोई उद्योग लगा सकते हैं। और 1 करोड़ तक की अमाउंट का उद्योग वो कोटेज इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, लघु उद्योगों के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब 5 करोड़ तक लगाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। पांचवा है पूंजीगत पदार्थों की आयात की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग अपना विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशों से मशीनें तथा कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि 1991 से पहले वो डायरेक्ट कोई भी आयात या निर्यात नहीं कर सकते थे। ये सब छूट दी गई नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत। और छठा है तकनीकी आयात की छूट। आधुनिकीकरण के लिए उस तकनीक का प्रयोग आवश्यक है जो विदेशों से नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें
वहाँ से आएंगी तभी आधुनिकीकरण संभव है। भारतीय उद्योगों को नई तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए अब उच्चतम प्राथमिकता वाले उद्योगों को तकनीकी समझौते करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले कुछ ही लोगों को ये अधिकार प्राप्त था, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री थी उनको ही ये प्राप्त था कि वो बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से मंगा सकते हैं। लेकिन अब कोई भी जो उद्योग लगाता है वो बाहर से उस मशीन को, किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी तकनीकी को ला सकता है। 7th है ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों को ये पूरी आज़ादी दे दी है कि वे बाजार शक्तियों के आधार पर स्वयं ही बाजार दर का निर्धारण करेंगे। अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप निर्धारित करेंगे। सभी बैंकों को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप तय करने का अधिकार प्राप्त हो गया था 1991 की नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत। 8th है कर की दरों में कमी। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण ने टैक्स की दरें कम करने एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भी, जो बाहर से आयात की जाती हैं, बाहर से मंगाई जाती हैं, उनके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उन टैक्सेस को भी कम करने में सहायता की है। ये सब उदारीकरण की वजह से ही संभव हो सका है। अब बहुत ही शॉर्ट में उदारीकरण से हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। नंबर 1, उत्पादन में सरकार का जो हस्तक्षेप था वो अब नहीं है। उत्पादन इकाइयों के आरंभ करने की पूर्ण आज़ादी है। विदेशी निवेश का खुला आगमन है, यानी कोई भी कंपनी आ सकती है, यहाँ पर अपना कारोबार कर सकती है। ये ही नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो कि बाहर की कंपनियां हैं, इनको यहाँ पर अपना कारोबार करने की अनुमति दी गई थी। नई मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग आज हो रहा है। उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये सब लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। दोष कितने हैं ये 3 पॉइंट में बता रहा हूँ। नंबर 1, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा एवं सभी के हित की भावना को प्रोत्साहन। दूसरा, एकाधिकार की वृद्धि आर्थिक। और तीसरा, असमानता में वृद्धि। लेकिन उदारीकरण भारत देश में लागू किया गया, किसी हद तक सफल हुआ, लेकिन असफल भी रहा है, अभी पूर्णतया सफल नहीं हुआ है। बट यदि ओवरऑल देखा जाए तो उदारीकरण से लाभ अधिक हैं और नुकसान कम हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।